हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीपक श्रीलिड्डा में। इस वीडियो में हम ध्वनि यानी कि साउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने हमारी साइंस की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट मैथ्स की तैयारी के लिए पूरा कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या है, प्लेलिस्ट आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या है इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ध्वनि यानी कि साउंड किस तरह की तरंग है। तो ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ध्वनि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है, यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। जब माध्यम के कण का कंपन ध्वनि की गति की दिशा के लंबवत होता है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं यानी कि ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको नीचे डायग्राम करके बताया, तो डायग्राम में आपको पता चल सकता है कि देखो वेव कैसे ट्रैवल कर रही है। कि वेव क्या है, सीधी लाइन के इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जा रही है, आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो साउंड है, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, और इसमें क्या है, ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। ध्वनि को क्या है, एक माध्यम चाहिए होता है। ये निर्वात में यानी कि क्या है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो साउंड को क्या है, मीडियम चाहिए होता, माध्यम चाहिए होता जिसमें से वो ट्रेवल कर सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी में जो ये होता है, साउंड होता है, इस तरह से वेव में ट्रैवल करता है। ठीक है ना, इस तरह से वेव में ट्रैवल करता है। तो एक बार एक चीज़ देखो, यहाँ से शुरुआत होके एक बार यहाँ तक देखो, ये पूरा एक इसका चक्कर हो गया है ना, पूरा इस तरह से एक चक्कर हो गया। इतने हिस्सों को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, इतने हिस्सों को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। एक चक्कर में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और अपनी जो ये मीन जो बीच में लाइन जा रही है, इससे ऊपर कितना मैक्सिमम दूरी कितनी ट्रेवल की है इसने, और नीचे मैक्सिमम कितना दूरी इसने ट्रेवल की है, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अपनी जो पोजीशन है, मीन पोजीशन, इससे कितनी वेव ऊपर जा रही है कि या कितनी नीचे जा रही है मैक्सिमम, उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। वेवलेंथ क्या होता है, मैं दोबारा बता दूं कि जैसे वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो एक चक्कर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ये क्या है, किसी माध्यम से ही ट्रैवल कर सकती है, ये इसको क्या है, माध्यम चाहिए होता है। ठीक है ना, ये निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ताप पर व दाब पर वायु में ध्वनि की वेग लगभग कितनी होती है, लगभग, तो ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि की चाल द्रव्य और गैस की तुलना में ठोस में अधिक होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर जो ये हमसे टेम्परेचर की बात कर रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस बात कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ये स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो साउंड की स्पीड एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 और 20 डिग्री सेल्सियस पे 343। ठीक है, आगे देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति पर क्या परिवर्तन आता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो इसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो बिल्कुल सेम रहती है, इस पर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेवलेंथ में क्या परिवर्तन आता है, वेवलेंथ में क्या है, माध्यम के अनुसार परिवर्तन आ जाएगा। अगर क्या है, डेंस से कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व वाले माध्यम में जा रहा है तो कुछ बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है ना, तो मतलब बढ़ना या घटना क्या है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आवृत्ति है उस पर तो कोई अंतर नहीं आता, और वेवलेंथ पे क्या बदलाव आ जाता है। माध्यम पर दाब बढ़ाने पर यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर अगर बढ़ाएं
तो प्रेशर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। अगर हम ताप की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो स्पीड बढ़ेगी वो बढ़ेगी 0.61 मीटर पर सेकेंड। 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है। और प्रेशर से कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। आवृत्ति क्या है? सेम रहती है और वेवलेंथ में अंतर आ जाता है अगर माध्यम चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? यानी कि इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? डेसिबल, ठीक है ना। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है, ठीक है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, ठीक है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर यानी कि जो स्टैंडर्ड जो है साउंड का लेवल वो कितना है? 60 डेसिबल। इससे ज़्यादा होता है तो क्या है? कान के लिए खतरा होता है, तो ठीक है ना। तो 60 डेसिबल क्या है? मानक ध्वनि स्तर है। नेक्स्ट है, नज़दीक आते ही रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ जाती है और दूर जाते ही घट जाती है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि कोई भी जो सोर्स ऑफ साउंड है यानी कि जिस जो आवाज़ कर रहा है वो जैसे ही करीब आएगा तो जो साउंड है उसकी आवाज़ क्या है? बढ़ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, डॉपलर प्रभाव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? देखो पहली चीज़ तो ये जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो हर्ट्ज़ होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की यूनिट कितनी होती है? हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। जो पराश्रव्य तरंगें हैं उनकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है, ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी यूनिट क्या है? 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक है उनकी वैल्यू, ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि इको, प्रतिध्वनि यानी कि इको, गूंज, जैसे हम क्या कि पहाड़ों में अगर चिल्लाएं तो हमें आवाज़ गूंज के आती है, लौट के आती है, इसे क्या है? इको कहते हैं। इसके लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसके लिए कम से कम क्या है? 16.6, राउंड ऑफ करके कहीं कहीं ऑप्शन में 17 में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू है 16.6 मीटर कम से कम होनी चाहिए इको स्पष्ट सुनने के लिए, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? परावर्तन की वजह से, यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से आवाज़ टकराएगी, टकरा के लौट के आएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सोनार में। सोनार यानी कि समुद्र के नीचे जो ऑब्जेक्ट कोई खो जाते हैं तो उनको ढूंढने के लिए सोनार एक विधि है। सोनार, उसमें कौन सी तरंग यूज़ होती हैं? पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक, ठीक है। रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं? अवरक्त तरंगें यानी कि इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती हैं। और समुद्र की गहराई नापने के लिए क्या है? सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क वायु की अपेक्षा नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्यों? क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ठीक है ना। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व उसका कम होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें, तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण, ठीक है। ध्वनि तरंगें, तरंगें हैं यहाँ पर, ध्वनि तरंगें परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, मेघ गर्जना के दौरान मनुष्य का मुंह क्यों खुला रहता है? ठीक है, तो ये है दोनों कानों की कर्णपटल यानी कान के जो हिस्से हैं उन पर वायु का जो दाब है, वायु का दाब, प्रेशर, वायु का दाब उनको बराबर करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना। दोनों कानों की कर्णपटल पर वायु का दाब है उसको बराबर किया जा सके, इस कारण ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सोनोग्राफी में किस तरह की तरंग का प्रयोग होता है? पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उनका इस्तेमाल होता है सोनोग्राफी में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच, तीखापन किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। आवृत्ति ज़्यादा होगी
मतलब ध्वनि का तारत्व तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज़्यादा आवृत्ति होगी उतना ज़्यादा इसकी पिच होगी, तीखापन, कर्कश आवाज़ जो होती है वो पिच पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, ध्वनि तरंग के दो लगातार संकुचन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। मैं आपको बताया था शुरुआत में कि वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। एक से ऐसे करके जाती है, तो ये बीच का जो गैप है इसे क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो मैंने आपको बताया कि 20 से 20,000, 20 से 20,000, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्स को स्पष्ट सुन सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ध्वनि तरंग की एक निश्चित बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार संकुचन या रेयर फ्रैक्शन द्वारा लिया गया समय से क्या कहते हैं? तो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पर वेव क्या है, यहाँ से लेकर ऐसे करके जा रही है, तो इसमें ये तो पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। और इस वेवलेंथ को यानी कि एक इतना चक्कर चलने को कितना टाइम लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। आगे देख लेते हैं, ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। 0.61 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, उस ध्वनि की विशेषता का नाम बताइए जो तेज ध्वनि को गंभीर या नीरस ध्वनि से अलग करती है। तो पिच, ठीक है। पिच ध्वनि की वह विशेषता है जो एक तेज या तीखी ध्वनि को गंभीर या सुस्त ध्वनि से अलग करती है। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति उच्चतर पिच होगी और श्रृंगार ध्वनि और इसके विपरीत होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी, जितनी ज़्यादा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा पिच होगी इसकी, ठीक है ना। ये तो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पिच किस पर निर्भर करती है, पिच करती है आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट है लाउडनेस। लाउडनेस की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी इकाई क्या होती है? तो डेसिबल आपने सुना होगा, लेकिन ये क्या है, बैल और फोन, ये भी ऑप्शन में करेक्ट है। मान लो एक क्वेश्चन आ रखा है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बैल, फोन, डेसिबल या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज में क्या है, हमने तीनों को करेक्ट करना होता है, ठीक है ना। बैल, फोन और डेसिबल तीनों इसकी यूनिट होती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दाब का ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की गति पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम की सेम रहेगी। किस गैस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में लगभग 1270 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लगभग होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का घनत्व हाइड्रोजन गैस का 16 गुना होता है। तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की गति ऑक्सीजन गैस की ध्वनि की गति का 4 गुना है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें कि जो हाइड्रोजन में गति है ध्वनि की, वह ऑक्सीजन की गति का 4 गुना है। नेक्स्ट है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड, 1/1/10 सेकेंड, ठीक है। लगभग इतनी देर कान में क्या है, ध्वनि का असर रह जाता है किसी भी ध्वनि के बाद। नेक्स्ट है, बो वेव्स या शॉक वेव किसे कहते हैं? तो जब कोई ध्वनि स्रोत ध्वनि की गति से तेज चलता है, यानी कि, तो उसे क्या है, शॉक वेव उत्पन्न होती है उससे। और बो वेव्स क्या है, वो तब उत्पन्न होती है जब कोई भी वस्तु माध्यम में एक यांत्रिक तरंग की गति से तेज चलता है, जैसे कि एक नाव पानी के माध्यम में चलती है। तो मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूं। इस शॉक वेव क्या होता है, जब भी जैसे मान लो जहाज है ना, ये जो जेट फाइटर है वो मान लो तेज जा रहा है, ठीक है ना। उसकी स्पीड क्या है, मान लो अगर साउंड की स्पीड से तेज हो तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो उसमें क्या है, जो वेव्स होंगी वो शॉक वेव्स होंगी। अगर कोई भी चीज़ साउंड की स्पीड से तेज जा रही है, उस केस में जो साउंड उत्पन्न होता है, जो वेव उत्पन्न होती है, उसे शॉक वेव्स कहा जाता है। और बो वेव्स हैं, बो वेव्स के लिए एग्जांपल ऐसे, हम किसी स्टीमर में जा रहे हैं, पानी जो नदी है, समुद्र है, उसमें स्टीमर से जा रहे हैं, तो स्टीमर से पीछे पीछे क्या है, इस तरह से पानी में तरंगें ऐसी पीछे बनती हैं, पीछे की तरफ क्या है, तेज तेज तरंगें बनती हैं, तीर की तरफ, है ना, इस तरह से तीर की तरफ।
तो इसलिए इसको क्या है, बो वेव्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी ने धनुष से तीर चलाया हो तो बो वेव्स। तो बो वेव्स कब है, जब किसी भी वाटर में, लिक्विड में क्या है, कोई भी जहाज या कुछ भी चीज़ ऑब्जेक्ट जा रही है तेज गति से, तो पीछे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे बो वेव्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो ध्वनि किस प्रकार की होगी। तो यदि पहले देखो मैक की संख्या होती क्या है, यह क्या है, इसमें जो इसका सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड है, यानी कि जो ध्वनि का जो स्रोत है उसकी गति और ध्वनि की गति का अनुपात होता है। मान लो जैसे जहाज है, जहाज आवाज़ कर रहा है, ठीक है, तो जो एरोप्लेन जेट फाइटर है वो आवाज़ कर रहा है, तो उसकी स्पीड, ठीक है, जेट फाइटर की स्पीड अपॉन उसकी साउंड की स्पीड, ये जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, इसको मैक संख्या कहा जाता है, मैक संख्या कहा जाता है। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो क्या है, गति कैसी होगी, सुपरसोनिक होगी। ठीक है, अगर ग्रेटर देन और काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, उस केस में क्या है, स्पीड इसे हाइपरसोनिक कहा जाएगा। अगर जेट फाइटर की स्पीड मान लो बहुत ज़्यादा है साउंड की स्पीड से, तो वो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आ गया। सर थोड़ी सी ज़्यादा है तो सुपरसोनिक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्वनि की तीव्रता और उसके आयाम में क्या संबंध है। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, तो इसमें क्या है, जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो क्या है, ए स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। आयाम और तीव्रता के बीच में ये संबंध है कि तरंग की जो तीव्रता है वो सीधे उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन में कहा जाए कि आयाम को दुगना कर दिया जाए, आयाम दुगना हो रहा है तो तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुना, क्योंकि वर्ग के समानुपाती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो साउंड में क्या है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।